कूलम्स लॉ पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट मिल चुके हैं कि कूलम्स लॉ कैसे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कूलम्स लॉ से फॉर्मूला जो मिलता है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसमें कहना क्या है, लेकिन उसको हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है, यानी जो बताए गए इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कि कब कूलम्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, ये कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट, ये बात आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद कर लेते हैं और वे सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ गए जो कूलम्स लॉ, जिस क्वेश्चंस में कूलम्स लॉ को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर फोर्स ये फॉर्मूला लगाने के बाद भी वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अब कल हमने जो क्लास दिया था इसके पहले वाला, उसमें 4 कॉन्सेप्ट दिया था कि कहाँ कहाँ कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है। एक और भी है जो 5वां, कल टाइम ओवर हो गया था बैच का, इसके कारण हमने नहीं बताया था। तो आज 5वां है। 5वां क्या है हमारा, कि कूलम्स लॉ हम उन चार्जेस के लिए अप्लाई करते हैं जो चार्जेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। ध्यान से, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ठीक है ना, उनके लिए ही कूलम्स लॉ को अप्लाई किया जाता है। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे अभी कि नंबर 5 हो गया, दिस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर द charges which are at rest with respect to each other। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। गुड, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो, तब जाकर कूलम्स लॉ हम अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल फंडा है। अब हम लोग जरा टॉपिक बदलते हैं और यहाँ पर ये चीज को समझते हैं कि अभी तक हम लोग क्या देखे कि अगर निर्वात में यानी वैक्यूम में दो चार्जेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे गए हों तो उनके बीच का रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स का मान का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो चुका है। ठीक है ना, वह फोर्स दोनों चार्जेस पर का फोर्स होता है, यानी अगर एक चार्ज पर का फोर्स पूछा जाए तो वही आंसर, दूसरे का पूछा जाए तो वही आंसर, ये दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या देख गए हैं कि दो चार्जेस अगर वैक्यूम में किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास हो चुका है। अब हम लोग आते हैं कि अगर चार्जेस को हम मीडियम में रखते हैं तो क्या क्या हो सकता है, उस कंडीशन में ईच चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, यानी चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितने का हो, कितना कितना होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा। तो चार्जेस को मीडियम में रखने के बाद उनके बीच के फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसमें आएंगे। तो हमारा अभी का टर्म हो गया रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को बोलते हैं हम
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसको हम जानते हैं बेटा। अब देखिए यहां पे मान लीजिए कि चार्जेस को हम जिस मीडियम में रखें उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है। यहां देखो लेट एप्सिलॉन एम क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हमने चार्ज को रखा है, तो एप्सिलॉन एम क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो अब यहां देखो तो देयरफॉर जिस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन एम नॉट, यानी निर्वात की परावैद्युतता परमिटिविटी ऑफ मीडियम से कितना बड़ा या हाँ यानी कितना ज्यादा, ध्यान दे दिएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम से कितना बड़ा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से कितना बड़ा परमिटिविटी किसी मीडियम का होता है, कितना ज्यादा होता है, वही रेशियो हमें क्या देता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन एम और अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें क्या देगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देयरफॉर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको स्मॉल के से डिनोट कर देते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, यानी रेशियो समझ में आ गया, तो यहां लिखेंगे क्या कि द रेशियो ऑफ, इसका डेफिनेशन क्या अगर पूछता है तो लिखिएगा द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of vacuum is called dielectric constant, is called dielectric constant या relative permittivity। तो therefore डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और स्मॉल के दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बात एक ही है, दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए दोनों में से कोई एक यूज करिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां आप देख रहे हैं कि दोनों ही परमिटिविटी है, एक मीडियम का और एक वैक्यूम का, क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो दोनों का यूनिट इक्वल होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। जब यूनिट नहीं होगा तो इसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा। पूरे फिजिक्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, कौन, एंगल, जिसके पास यूनिट है
और डायमेंशन नहीं है। बाकी जिसके पास यूनिट नहीं है सबके पास, उसके पास डायमेंशन नहीं है। तो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। इसके पास न मात्रक है और न इसके पास विमाएं हैं। इसके पास मात्रक और विमाएं नहीं है। तो ये आपका कंक्लूड हो गया कि इसके पास यूनिट और डायमेंशन नहीं है। गुड। अब आप आराम से निकाल सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी मीडियम में, यानी कूलम्स लॉ मीडियम में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, दैट इज यानी फोर्स बिटवीन द two charges, force between the two charges in a medium। बेटा ये चीज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कुछ खास बात भी आ जाती है, समझिएगा बात को। यानी यहाँ पे हमें कुछ अच्छा चीज भी मिल जाता है और क्वेश्चन हम दूसरे दूसरे अप्रोच का भी क्वेश्चन जो इसके साथ जोड़ के बना लेते हैं। देखिए कैसे, आइए, बहुत अच्छा चीज है, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये मीडियम है कोई, सपोज ये कोई मीडियम है, ये ऐसा माध्यम है, ऐसा मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। हम दोनों में जो मन करे यूज कर सकते हैं। अब यहां पर ऐसा काम किया जाए कि यहां पर एक दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल आर है। मान लो Q1, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। यह चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाया इधर, तो रिपल्सिव फोर्स लगाया। हम इस फोर्स को F2 फोर्स मान लेते हैं या F21 फोर्स मान लेते हैं। यह वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स है। तो मान लिया जाए कि यह Q1 Q2 पर F21 फोर्स लगा रहा है। यह फोर्स क्या है समझिएगा, यह कौन सा फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि आप एक आदमी को 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके उसको एक तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, और वह उस फोर्स के कारण एक्सिलरेट होता जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आप पर एक और आदमी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स खींच दे, इस आदमी पर फोर्स खींच दे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दे 2 न्यूटन का, तो पक्का अब इस पर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 10 - 2 यानी 8 न्यूटन का। और अब यह 8 न्यूटन से एक्सेलरेट होगा। जो पहले 10 न्यूटन का था वह अब 8 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स होगी। ठीक वैसे ही जब मीडियम में रखे, अगर ये मीडियम नहीं होता तो यह Q1 Q2 पर रिपल्सिव फोर्स F21 लगाता, करेक्ट। अब आप दूसरा एग्जांपल, अब मान लीजिए कि यह 10 न्यूटन लगा रहा था, अब 10 न्यूटन अब भी लगा रहा है और 2 न्यूटन लग रहा है, यानी जब फोर्स नहीं कोई अपोजिट लग रहा था तब भी 10 न्यूटन ही लगा रहा था, और जब अपोजिट फोर्स 2 न्यूटन का है तब भी फोर्स यह 10 न्यूटन का ही लगा रहा है, तब तो रिजल्टेंट 10 - 2 8 न्यूटन का हुआ। तो वैसे ही ठीक कंडीशन में ये अगर मीडियम नहीं होता तो यह F21 फोर्स ही लगता केवल, लेकिन मीडियम है
तो यह F21 के अपोजिट यह मीडियम खुद एक फोर्स लगा देगा और इस पर का रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स इस पर कम हो जाएगा। तो समझिए यहां पर लेट मान लेते हैं, एक एक चीज को लिखते चलते हैं हम लोग। लेट F21 क्या है, F21 वेक्टर, तो यह फोर्स है, फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1। Q2 पर फोर्स है सिर्फ Q1 के कारण, 2 पर 1 के कारण। अब इस पर जब ये मीडियम में है तो मीडियम भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा लेता है, तो लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू मीडियम। तो ये माना F2m क्या है भाई, तो यह फोर्स है किस पर, फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू मीडियम। कौन सा मीडियम, तो वह मीडियम ड्यू टू द मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के। क्लियर, ये हो गया। अब इस पर दो दो फोर्स लगा मीडियम होने के कारण, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का है। तो देयरफॉर यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं विद्यार्थी, देयरफॉर अब रिजल्टेंट फोर्स उस Q2 पर कितना का हो गया, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q2, Q2 SC है, ऑन द चार्ज Q2 पर का रिजल्टेंट फोर्स, यह फोर्स को अगर सिर्फ F मीडियम होने के कारण ही लगा, इसको FM से डिनोट कर दिया, यानी फोर्स है चार्ज पर मीडियम की उपस्थिति होने के कारण रिजल्टेंट फोर्स है, तो यह कितने का होगा बताइए। तो इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम यानी F21 वेक्टर और प्लस F2m वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री का है। तो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री का होता है तो क्या करते हैं, बड़ा वाले से छोटा वाले को घटाते हैं। तो याद रखना है हमेशा जो चार्ज फोर्स लगाएगा दूसरे पर वो बड़ा रहेगा और मीडियम लगाएगा छोटा रहेगा, और ये हमेशा होगा, कभी कभी के लिए नहीं, तभी तो टोटल फोर्स रिपल्सिव होगा। करेक्ट। तो यहां पर हमारा क्या, किसमें से किसको घटाएंगे, बड़ा वाले से छोटा वाले को, यह भी वेक्टर फॉर्म है, इसके मैग्नीट्यूड से इसके मैग्नीट्यूड को घटा लेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। अब आइए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q2 इज F21 का इसका मॉड, तो F21 का मॉड और माइनस F2m का मॉड। यानी आपको क्या करना है, हर चीज का क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा। यानी चार्ज Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है, वह फोर्स चार्ज Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड से हम मीडियम जो चार्ज पर फोर्स लगाता है उसको घटा लेंगे, तो उस चार्ज Q2 पर रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल जाएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारा ऐसे लिख लेंगे फटाफट, यानी मीडियम में या नेट फोर्स ऑन द चार्ज इन द मीडियम क्या होगा, तो F21 माइनस F2m। अब आप यहां देखिए यह किसके बराबर होगा, तो मीडियम में फोर्स क्या होगा,
तो 1/4πε0। 1 मिनट रुक जाइए। अगर जैसे हमें पता है कि दो चार्जेज या Q1 और Q2 अगर वैक्यूम में थे आर सेपरेशन पर, तो उस समय जो फोर्स मिला वही फोर्स कौन है? F21। क्लियर? यानी 1/4πε0, ध्यान दीजिएगा, ε0 और इंटू Q1 इंटू Q2 और बाई R² माइनस F2m। यानी F2m कौन है? तो फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू मीडियम। मीडियम जो लगाया F21 के अपोजिट, वही F2m है। समझ में बात आ गई? तो यहां पर यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। दूसरा चीज, अब इसको जब घटा करके लाइएगा तो अब ये क्या हो गया कि अब इन्हीं चार्जेस को हमने किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब ये दो चार्जेस Q1 और Q2 R सेपरेशन पर हैं, तो अब वैसे मीडियम में है जिसकी परमिटिविटी ε m है। यहां पर ε0 था तो ε0 से डिवाइड किया। अब ये क्या हो गया? Q2 पर फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट फोर्स Fm कितना होगा? तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और बाई R², और यहां पर एक इंटू और आएगा। यानी आप ऐसे करिए इसको, आप चूंकि मीडियम में फोर्स निकाल रहे हैं तो 1/4πε0m कर दीजिए मीडियम की परमिटिविटी, और इंटू Q1 Q2 बाई R²। अब आप यहां देख चुके हैं अभी जस्ट, यहां से एक रिलेशन आ गया कि ε m यानी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगा? तो K इंटू ε0। ठीक, तो यहां पर अब हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। बात एकदम आपकी क्लियर होगी यहां पर कि 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R², ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। यानी मीडियम में Q2 पर का रिजल्टेंट फोर्स, यानी कौन वाला रिजल्टेंट फोर्स? तो F21 माइनस F2m के बराबर ये वाला फोर्स हो गया। क्योंकि मीडियम में जब हम जैसे मीडियम में था तो मीडियम का परमिटिविटी डाला तो ये फॉर्मूला मिल गया। लेकिन याद ये रखना है कि ये मिलता कैसे है? तो F21 में से F2m को घटाएंगे तो इसके बराबर होगा। यानी फाइनली आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया, आप ये देखिए। फाइनली अब आपके पास कॉन्सेप्ट ये हो गया विद्यार्थी कि अगर कोई मीडियम है, जैसे ये मीडियम है कोई, ठीक है, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल k है। करेक्ट? फिर अब इस मीडियम में दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक मान लो Q1 और दूसरा यहां पर Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, या A और ये B पॉइंट पर है। Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाया वह F21 वेक्टर हो गया। अब आपसे यहां पर F21 का मॉड क्या हो गया भाई, यानी मैग्नीट्यूड? तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। नेक्स्ट, ये क्या करेगा कि एक मीडियम जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और ये ऑलवेज F21 के अपोजिट लगाएगा। इसको हम F2m वेक्टर मान लेते हैं। करेक्ट? तो दूसरा नंबर यहां पर आ गया F2m। तो F2m का वैल्यू तभी निकलेगा जब रिजल्टेंट पता होगा, यानी F2m मान लो आपको निकालना है। तीसरा नंबर, अब आइए इस दोनों का रिजल्टेंट क्या कितना होता है? तो माना Fm क्या हो गया? तो रिजल्टेंट किसका किसका? इन दोनों वेक्टर्स का, यानी F21 वेक्टर जोड़ F2m वेक्टर
का जो रिजल्टेंट होगा इसका यह मॉड हो गया ये, और यह किसके बराबर हो गया, तो इंप्लाइज दैट Fm का मान तो F21 चूंकि अपोजिट थे और माइनस F2m के बराबर है और ये पूरे घटाने पर मान कितना आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ओके, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, याद रखना है। बस यही आपको ध्यान देना है, ये आपका कैरेक्टर यहाँ पर ऐसे बिल्डअप होता है और यही कैरेक्टर के साथ आपको जम के लेबर करना है, थोड़ा भी कम नहीं करना है। आइए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास कॉन्सेप्ट तो हो ही गया विद्यार्थी। जैसे मान लो इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पर क्वेश्चन है मेरे पास, इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देखो। जैसे इस न्यूमेरिकल को जरा देखो, कहता है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन बी पर नेट फोर्स बताओ, करेक्ट। तो बी पर नेट फोर्स कहता है, तो ए का आंसर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। पहला फर्स्ट का, तो नेट फोर्स यानी एफ मीडियम पर यानी टोटल फोर्स, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, और इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कितना हो गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 5 कूलम इंटू 6 कूलम और डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। के यानी एप्सिलॉन नॉट, ये के यानी एप्सिलॉन आर 30 और इंटू आर 3 का स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर है चूंकि ये 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30 से ये भी कैंसिल हो गया, यानी 10 टू द पावर 9 न्यूटन का टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका आंसर पहले का। दूसरा क्या पूछता है, फाइंड नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के द्वारा बी पर का नेट, प्लस है तो इसको रिपेल करेगा, यही हो गया ये, यानी फोर्स ऑन बी, ये बी दिया है तो बी और ए कर दो, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए यह क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा डिटेल पढ़ाया है बेटा, और इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कितना है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी 9, इतना कूलम। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया तो 30 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम, इसका आंसर हो गया। अब आइए नंबर 3, क्या कहता है कि नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू मीडियम। अब मीडियम किधर लगाया, तो मीडियम इधर लगाया, यानी बी पर मीडियम के कारण मीडियम के कारण तो क्या निकला था यह F21 यानी एफ बी ए से, इससे इसको घटा देंगे एफ बी ऑन मीडियम। एक मिनट हमको निकालना है तो रिलेशन पहले लेते हैं। एफ बी ए से अगर हम एफ बी मीडियम को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, बोलो एफ मीडियम होता है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू मीडियम बराबर, इसको इधर और इसको इधर कर दोगे, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और माइनस रिजल्टेंट फोर्स ऑन एम, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स चार्ज Q2 पर। तो यह कितना हो गया, एफ बी ए हमारा निकल चुका है, यह 30 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स है, न्यूटन है बेटा ये फोर्स है, और माइनस एफ एम यानी मीडियम पर टोटल कितना आया तो 10 टू द पावर 9 न्यूटन का। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो आ जाएगा 29 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। इतना न्यूटन का फोर्स मीडियम लगाता है किस पर, इस चार्ज पर। क्लियर कट, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपके पास है। क्लियर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका फंसना नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है, मीडियम वाला क्वेश्चन पूछता है कि मीडियम कितना फोर्स लगाता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। अब प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है।
आपका एकदम ईच एंड एवरीथिंग यहां पर क्लियर किया जा चुका है। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट देखिए और फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल इसके बाद हम लोग देखेंगे। यहां पर एफ मीडियम, दो चार्जेस जब किसी मीडियम में होते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स किसी भी चार्ज पर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर दो चार्जेस वैक्यूम में हो, वैक्यूम में फ्री स्पेस में, तो उन पर फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। करेक्ट। अगर सेम चार्जेज हो और सेम डिस्टेंस पर हो तो ये फोर्सेस उन पर मिलते हैं। देयरफॉर अगर हम बेटा एफ मीडियम बाई एफ नॉट यानी फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है उसे डिवाइड कर दे तो आप खुद देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/k बच जाएगा। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि अगर आपको मीडियम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना हो और आपको पता हो कि उन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर अगर वैक्यूम में रखा जाता है और उस समय फोर्स एफ नॉट मिलता है तो आप एफ नॉट में के से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, यानी चार्जेस जो जितने चार्जेस इसमें मिले है ना, यानी इसके लिए जितने चार्जेस हैं और जितना डिस्टेंस पर रखे गए हैं उतना ही चार्जेस उतना ही डिस्टेंस पर मीडियम में भी रखे गए हैं, तभी यह रिलेशन मिले। समझ गए। जैसे मान लो इस पर न्यूमेरिकल एग्जांपल बहुत सारा मिलेगा बच्चा लोग। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ऐसा दे दे कि ये दो चार्जेस हैं, इसका वैल्यू कुछ दे दे, Q1 Q2 R पर है, दे दे इतना डिस्टेंस पर है तो, और वैक्यूम में है यानी एफ नॉट मिल गया 50 न्यूटन का है। बताइए कि अगर इन दोनों चार्जेस को उस मीडियम में रख दिया गया जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और सेम चार्जेज हैं, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो अब इस मीडियम में फोर्स कितना होगा तो आप फट से डाल दीजिएगा। ये कितना है 50 न्यूटन और बाई 5 यानी आंसर आपका 10 न्यूटन का हो जाएगा। हमें लगता है कि यह कॉन्सेप्ट आपका काफी अच्छा है। बोलिए क्लियर हो गया ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। यही तो है हमारा कॉन्सेप्ट। अब ये मीडियम पर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं और इस तरह पर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस मिले आप जरूर बना जाइएगा। करेक्ट। तो अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही देखे कि अगर दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखें या वैक्यूम में रखें तो फिर फोर्स का रेशियो, फोर्स क्या मिलेगा और कैसे कैसे इसके साथ होता है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर एक टर्म आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा एक चीज हम क्लियर कर देते हैं, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इंटर के एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम का परमिटिविटी बाई वैक्यूम की परमिटिविटी। मीडियम की परमिटिविटी, यहाँ मीडियम कौन हो गया, वैक्यूम, तो वैक्यूम की परमिटिविटी, और नीचे तो अंडरस्टूड है कि वैक्यूम की रहती है, ये 1 हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ मीडियम की जगह पर चूंकि वैक्यूम है ना, तो मीडियम जब वैक्यूम है नीचे तो रहना ही है जो भी क्वेश्चन हो, तो इसलिए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का यानी फ्री स्पेस का 1 है, ये याद आपको रखना चाहिए जरूर। अब रेंज क्या होता है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मिनिमम वैल्यू होता है, इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप जरा देखिए रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रेंज ऑफ के, बेटा इसका रेंज होता है
1 से बड़ा होगा या 1 के कम से कम 1 के बराबर होगा जब वैक्यूम होगा, यानी मीडियम नहीं है। और यह के इनफाइनाइट के बराबर भी होगा या फिर उससे छोटा होगा। इसका रेंज आपके सामने है। जब भी क्वेश्चन में अगर ऐसा रेंज दे तो इसका जो भी ऑप्शन होगा आप यहाँ पर डाल के निकाल लीजिएगा। ऐसा काम करिएगा, आपका सब ठीक हो जाएगा। ओके, ये हमारा टर्म हो गया। तो अब इस पर बेस्ड यानी दो चार्जेस के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है कैसे निकालते हैं। चार्जेस जब फ्री स्पेस में हो तब और मीडियम में हो तब, ये आपका क्लियर हो गया। यानी चार्जेस के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। गुड, तो ये हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा। थैंक यू।